हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखिए, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में, अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि पेमेंट के दो तरह थे के पेमेंट थे। एक थे हमारा फ्लेक्सिबल और दूसरा था रिजिड। जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि लोड्स का ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन होता था, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण, और उसमें कुछ 4 बेसिक लेयर्स हुआ करती थी। सबसे पहले जो थी हमारी सरफेस कोर्स, सबसे ऊपर रहता था। इसका क्या फंक्शन हुआ करता था? फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, वाटर प्रूफिंग, ठीक है, और टफ हो ताकि डिफॉर्मेशन ना दे ज़्यादा। इसके अलावा नीचे लोड ट्रांसफ़र करना। इसके नीचे आता था हमारा फिर बेस कोर्स। बेस कोर्स का काम क्या था? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देना सरफेस कोर्स को, उसके अलावा लोड को नीचे तक ट्रांसफ़र कर देना। फिर आता था सब बेस। सब बेस हमने बनाया था इसलिए ताकि एक तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रह ही रहे और लोड का ट्रांसफ़र और साथ ही ड्रेनेज भी प्रोवाइड करता था हमारा सब बेस। इसलिए हम यहाँ पर थोड़े से बड़े आकार के ग्रेनुलर मटेरियल यूज़ किया करते थे। और सबसे नीचे आता था हमारा सब बेस, सॉरी, सब ग्रेड। सब ग्रेड का फंक्शन यही अल्टीमेटली रोड बियर करने वाला था। तो ये हमारी कॉम्पैक्टेड सॉइल होती है। तो ये कुछ 4 लेयर होती थी। जब हम बात करते हैं कि डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो हमारा पर्पज़ है कि जितनी भी लेयर्स हैं इन सबकी थिकनेस फाउंड आउट करना, ताकि हमको थिकनेस पता करते ही हम सड़क कितनी, जितने भी सारे लेयर्स हैं उसका मटेरियल कितना चाहिए होगा हमको पता चल जाएगा और हम उतना ले कर देंगे। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ मेथड्स थे फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करने के लिए। हमारा जो इंडियन कोड है, इंडियन रोड कांग्रेस का, वो कोड 37/2018, इस कोड के अनुसार हम इंडिया में फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। इस कोड ने CBR मेथड को अडॉप्ट किया है। CBR मेथड मतलब कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो क्या हुआ है? ये हमारा सॉइल की स्ट्रेंथ को मेज़र करने का एक टेस्ट है। ये मान लो कि जो हमारा सबग्रेड है, सबग्रेड क्या है? एक सॉइल। इस सॉइल का एक सैंपल लेकर के हम लैब में टेस्ट करते हैं और वहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल माउड में पंच करवा करके प्लंजर के द्वारा हम पता करते हैं कि CBR वैल्यू कितनी है। CBR वैल्यू एक परसेंटेज में निकल के आती है। जितनी ज़्यादा CBR वैल्यू होती है सॉइल उतनी अच्छी होती है, और CBR वैल्यू जितनी कम होगी सॉइल उतनी ही बेकार होगी। जितनी अच्छी सॉइल होगी, ऊपर के लेयर हैं उनकी थिकनेस रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि सॉइल हमारी अच्छे बेयरिंग कैपेसिटी वाली है। कम CBR का मतलब कि जितने ऊपर थिकनेस है वो हमको काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो जो IRC कोड है वो CBR मेथड को अडॉप्ट किया है डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में। इस मेथड के अनुसार हमको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले IRC मेथड में डिज़ाइन में हमको चाहिए एक ट्रैफिक वॉल्यूम और दूसरा CBR, वैल्यू इन परसेंटेज। अगर हमको ये 2 चीज़ें पता है तो हम बता सकते हैं कि जितने भी लेयर्स हैं उन सबकी थिकनेस कितनी रखनी है। ट्रैफिक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब हमको उतना मोटी सड़क बनानी पड़ेगी, उतना ज़्यादा थिकनेस रखना पड़ेगा, और ट्रैफिक वॉल्यूम जितना कम होगा हमको लेयर्स कम रखनी पड़ेंगी, पतली रखनी पड़ेंगी। तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम है, वो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, CSA। ये जो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल होता है, मतलब सपोज अगर कोई हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट हम बनाने जा रहे हैं जिसकी डिज़ाइन लाइफ 15 ईयर्स है। जनरली फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन लाइफ 15 ईयर्स होती है, और जो रिजिड पेमेंट है उनकी डिज़ाइन लाइफ 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो जनरली 15 ईयर्स होती है। तो मान लो कि पूरे 15 ईयर्स में कितने क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल पास करने वाले होंगे उस सड़क से। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल का मतलब क्या है कि कोई एक स्टैंडर्ड एक्सेल लो अपना,
और उसको देखो कि कितने बार वो रिपीट कर रहा है पूरे 15 साल पूरी डिज़ाइन लाइफ के दौरान। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एक्सेल रिपीट करेगा सड़क उतनी चौड़ी बढ़ो। अब स्टैंडर्ड एक्सेल क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड एक्सेल का मतलब, अब ये समझो कि व्हीकल तो कई टाइप के होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, और ये अपना ट्रक है, बस है, मटेरियल हॉल करने वाली गाड़ी है, जल बोर्ड का वाटर वाली गाड़ी है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास व्हीकल्स हैं। तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो ये इन सारे सबका अलग अलग हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। लेकिन हमको ये पता है कि जो बाइक वगैरह है, जो कार वगैरह है, वो हल्की होती हैं किन की तुलना में? अपने ट्रक या माल लादने वाली गाड़ियों की तुलना में। इसलिए जो मेजर फैक्टर है डिज़ाइन का वो ये लोग गवर्न करते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं। जो कम हैवी व्हीकल्स होते हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट को, डिज़ाइन को इतना गवर्न नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा हार्म नहीं करते हमारी पेमेंट को। तो हमको ये पता चल गया कि जो कमर्शियल व्हीकल होंगे, जो भारी व्हीकल होंगे, उनका रिपीटेशन सड़क को ज़्यादा ख़राब करने वाला है। तो इसलिए हम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स इनको मानते हैं कि अपना ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में इनको इंक्लूड करो कि कितने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पास हो रहे हैं। इंडियन कोड के अनुसार 3 टन से ज़्यादा ग्रॉस वेट वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनको हम हैवी कमर्शियल व्हीकल में रखेंगे। तो अच्छा, हमको ये पता चला कि हैवी कमर्शियल व्हीकल को हमको ट्रैफिक सर्वे में लेना है। लेकिन हैवी कमर्शियल व्हीकल भी अलग अलग टाइप के हैं। 3 टन से लेकर के 10 टन, इतने जो हमारा मैक्सिमम 10.2 टन मैक्सिमम अलाउबल लोड है जो इंडियन रूल के अनुसार, इंडियन लॉ के अनुसार सड़क पे चल सकता है। 10 टन से ज़्यादा गाड़ी अलाउबल नहीं है चलने के लिए। तो पहले यही वैल्यू हुआ करती थी 8.16 टन, यानी 8.16 टन से ज़्यादा भारी, 8.16 टन एक्सेल से ज़्यादा भारी वाली कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो इंडिया ने इसको ही स्टैंडर्ड एक्सेल मान लिया है। स्टैंडर्ड एक्सेल, एक्सेल क्या चीज़ होती है? देखो, गाड़ी के पीछे अगर मैं गाड़ी के नीचे का रिजिड बेस बनाऊं तो कुछ ऐसे आगे वाले पहिए होते हैं और ये पीछे, ये क्योंकि हैवी कमर्शियल व्हीकल बना रहा हूँ तो हैवी कमर्शियल व्हीकल में पीछे 2 टायर रहते हैं, इससे भी और ऐसे भी। आपने देखा होगा बस में या ट्रक में। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सेल। ये एक्सेल होता है ना, ये सब, ये है हमारा एक स्टैंडर्ड एक्सेल। जब हम इस तरह करके 2 पहिए और उसके नीचे भी पीछे कुछ आपने गाड़ियां देखी होंगी जिसमें पीछे इस तरह भी पहिए लगे रहते हैं, 4 पहिए पीछे एक तरफ, 4 पहिए पीछे उधर तरफ, और स्टीयरिंग व्हील्स आगे कहीं यहाँ पर है। इसको हम कहते हैं टैंडम एक्सेल। ठीक, तो ये चीज जो हमारा स्टैंडर्ड एक्सेल है, इंडियन कोड ने कहा कि इसका लोड आप मानो कि 80 किलो न्यूटन होता है। तो 80 किलो न्यूटन के स्टैंडर्ड एक्सेल वाले गाड़ियों को हमने रेफरेंस मान रखा है पहले, क्योंकि 8.16 टन यानी वही हो गया हमारा लगभग 80 किलो न्यूटन। ये 80 किलो न्यूटन ही हमारी मैक्सिमम गाड़ी चलती थी, इसलिए हमने 80 किलो न्यूटन को अपना स्टैंडर्ड एक्सेल मान रखा है। हालांकि अब हमारा जो गाड़ियों का वेट है वो और ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्योंकि हम सारी स्टडी 80 किलो न्यूटन पर कर चुके हैं तो हमने अभी भी 80 किलो न्यूटन ही अपना स्टैंडर्ड एक्सेल रखा हुआ है। तो जो सर्वे करने वाला बंदा होगा वो क्या करेगा कि जितने भी हैवी कमर्शियल व्हीकल है जो भी 3 टन से ऊपर है उन सबको गिनेगा, और एक क्लास होगा जिसके हिसाब से क्लासिफाई कर देगा कि सिंगल एक्सल के 3 टन से लेकर के 5 टन की गाड़ियाँ इतनी निकली, 5 टन से लेकर के 6 टन से गाड़ियाँ इतनी निकली। ठीक है, ऐसे करके उसने क्या किया कि खूब सारे डाटा अपने पास कलेक्ट कर दिया कि एक दिन में ये क्लास की गाड़ियाँ कितनी चलती हैं, ये क्लास की गाड़ियाँ कितनी चलती हैं, 6 टन से लेकर के 8 टन वाली कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। ऐसे करके उसने एक सर्वे किया और उसने बता दिया कि नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल हैं, सपोज 100, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, सपोज 100 ही ले लिया। तो 100 में ऐसा हो सकता है कि 30 ये हों, 30 ये हों, 30 ये हों और इसके ऊपर कुछ 10 हो। ठीक है, 8 टन से ऊपर। तो ऐसे करके
उसने कहा कि 100 कमर्शियल व्हीकल्स है। अब क्योंकि 3 टन से 5 टन वाली जो गाड़ियाँ होंगी वो हमारी सड़क को थोड़ा कम ख़राब कर रही होंगी, और 8 टन से 10 टन वाली जो गाड़ियाँ होंगी वो हमारी सड़क को ज़्यादा ख़राब कर रही होंगी। तो अगर हमने सबको एक ही तराजू पे तौल दिया तो हमारी डिज़ाइन काफ़ी इर्रेशनल हो जाएगी, कोई तुक नहीं रहेगा। हम मान लो 8 टन के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ सपोज 3 टन से 5 टन वाली चल रही हैं। और ऐसे अगर हम डाटे ले लेंगे, 100 गाड़ियाँ अगर चल रही हैं तो हम देखेंगे कि सभी 8 टन की गाड़ियाँ एक दिन में 100 निकली, लेकिन एक्चुअल तो क्या हुआ था कि केवल 3 से 5 टन की वाली गाड़ियाँ 30 निकली थी, 5 से 6 टन वाली 30 निकली थी। इसका मतलब जो हमने क्लासीफाई किया है, इन सबका अलग अलग डैमेजिंग इफेक्ट लेना पड़ेगा हमें, कि सबको हमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है। अब इसमें से इसका डैमेजिंग इफेक्ट कितना है, इसका डैमेजिंग इफेक्ट कितना है, इसका डैमेजिंग इफेक्ट कितना है, सबको अलग अलग निकालो और उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड कर दो कि सपोज अगर ये सब 80 किलोमीटर के होते तो कितना डैमेज करते हैं हमारी सड़क को। तो क्या हुआ कि आशो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आशो क्या है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स, ये यूएस का हाईवे डिपार्टमेंट का नाम है एक तरह से, यूएस हाईवे डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक टेस्ट किया, एक स्टैंडर्ड उन्होंने पेमेंट बनाया और उस पर उन्होंने व्हीकल दौड़ाए अलग अलग वेट वाले। ठीक है, कैसे, मान लो ये उन्होंने जितने सारे व्हीकल दौड़ाए उन सबका अलग अलग वेट था, और उन्होंने देखा कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन में कितने वेट वाला व्हीकल इस पेमेंट को ख़राब कर दे रहा है। तो उन्होंने अपनी स्टडी से एक सपोज एक टेबल बनाया कि व्हील लोड, और ये है सपोज नंबर ऑफ रिपीटिशंस, कितने रिपीटिशन पे वो सड़क टूट गई, और इक्विवेलेंट लोड फैक्टर, ये भी मैं बताऊंगा क्या है इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर या व्हीकल डैमेज फैक्टर। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि सपोज 2268 केजी वाली जो गाड़ियां हैं वो अगर 1,05,000 रिपीटिशन करती हैं तब ये वाली सड़क टूट जाती है। 2268 किलोग्राम का मतलब, ये जो मैंने लिखा है व्हील लोड लिखा है। अच्छा, एक्सल मैंने बनाया था कुछ ऐसा, ये ये हमारा एक्सल है और ये जो 4 है ये हमारे व्हील है। तो मैंने कहा कि ये जो एक्सल है वो है 80 किलो न्यूटन का, तो ये 20 किलो न्यूटन का व्हील होगा, ये 20 किलो न्यूटन का व्हील होगा, ये 20 का होगा और ये 20 का होगा, तब तो ये पूरा 80 किलो न्यूटन का एक्सल होगा। 20 किलो न्यूटन का मतलब होता है हमारा 2268 केजी। ठीक है, तो उन्होंने जब टेस्ट किया उन्होंने कहा कि व्हील लोड, हम केवल एक व्हील के लोड की बात कर रहे हैं कि 2268 केजी का अगर कोई व्हील लोड है वो 1,05,000 रिपीटिशन करेगा तो सड़क तोड़ देता है। फिर उन्होंने क्या किया कि 2722 केजी वाला एक व्हील दौड़ाया और उन्होंने देखा कि ये हमारा सिर्फ 50,000 रिपीटिशन पे ही सड़क तोड़ दे रहा है। फिर एक उन्होंने किया 3175 केजी वाला जो रियर एक्सल व्हील था, व्हील लोड की बात कर रहे हैं, वो तोड़ दे रहा सड़क को सिर्फ 22,500 रिपीटिशन पे। सड़क हमारी सेम थी लेकिन 2268 वाला 1,00,000 रिपीटिशन कर दे रहा है और उससे हमने थोड़ा सा व्हील लोड और बढ़ा दिया 500 के आसपास, तो वो आधा ही रिपीटिशन पे सड़क तोड़ दे रहा है। इसके बाद हमने थोड़ा सा और अपना लोड बढ़ाया तो वो 1/4 रिपीटिशन पे ही सड़क को तोड़ दे रहा है। इसका मतलब कि लोड हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे नंबर ऑफ रिपीटिशन बहुत कम हो जा रहे हैं। तो पहले हमने थोड़ा सा लोड बढ़ाया और ये आधा हो गया नंबर ऑफ रिपीटिशन, उसके बाद हमने और बढ़ाया, ये 1/4 हो गया। तो ये जो हमारा व्हील लोड या इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर है ये होता है अगर हमारा 2722 केजी की गाड़ी चलती तो उसका डैमेजिंग इफेक्ट कितना होता हमारे स्टैंडर्ड लोड के मुकाबले। मान लो अगर हमें ये स्टैंडर्ड लोड है और हमने बोला कि इसका डैमेजिंग इफेक्ट 1 है, तो जो 2722 केजी वाली गाड़ी है उसका डैमेजिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि वो आधे रिपीटिशन पे ही तोड़ दे रहा है। जो 3175 किलोग्राम वाली गाड़ी है वो उसका डैमेजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 1/4 रिपीटिशन देता है
और सड़क को तोड़ देता है। तो ये जो हमारा इनका डैमेजिंग इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं व्हीकल डैमेज फैक्टर। अब ये व्हीकल डैमेज फैक्टर को इन जितने भी हमने टेबल बनाई, जितना भी डाटा लिया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये होता है हमारा लोड ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड ऑफ व्हील की पावर 4। ये 4th पावर लॉ को फॉलो कर रहा है, इसकी पावर 4 है। तो जैसे अगर मैं बोलूं, अब व्हील बोलो चाहे एक्सल बोलो तो बात तो एक ही है। सपोज अगर मैं बोलूं कि 100 किलो न्यूटन का कोई एक्सल लोड है, तो बताओ वो उसका व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना है। तो मैं कहूँगा व्हीकल डैमेज फैक्टर, ये इसको कभी कभी एफ भी बोल देते हैं, ये होगा लोड कितना है 100 किलोग्राम एक एक्सल का, और हमारा स्टैंडर्ड एक्सल कितना होता है 80 किलो न्यूटन का, इसकी पावर करो 4, कितनी वैल्यू निकल के आती है 2.44। इसका मतलब कि 100 किलो न्यूटन का जो हमारा एक्सल चलेगा वो 2.44 टाइम्स डैमेज कर देगा हमारे 80 किलो न्यूटन के एक्सल के मुकाबले। तो अब हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये पता चले कि अलग अलग व्हीकल का अलग अलग डैमेजिंग इफेक्ट है, और उसको हमको एक स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर का कॉन्सेप्ट लिया, या व्हीकल डैमेज फैक्टर का कॉन्सेप्ट लेके आए, और हमने कहा कि आप भले ही अलग अलग लोड की गाड़ियाँ गिनो कि 3 टन की गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, 6 टन की गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, 8 टन की गाड़ियाँ कितनी चल रही है, 10 टन की गाड़ियाँ कितनी चल रही हैं, ठीक है। और इन सब का हमारा अलग अलग व्हीकल डैमेज फैक्टर हो जाएगा हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि हमारा स्टैंडर्ड कितना है उसका डैमेजिंग इफेक्ट एक रहेगा, इनका 1 से बहुत कम रहेगा और इसका 1 से ज़्यादा रहेगा 10 टन वाली का। तो हमने क्या किया कि हमने ट्रैफिक सर्वे में हमको गिनना था कि कितने क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल है। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल मैंने क्या बताया 80 किलोमीटर। हमको अपने एनालिसिस में चाहिए कि 80 किलोमीटर के कितने रिपीटिशन हो रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रैफिक तो बहुत सारे थे, अलग अलग किलोमीटर के लोड चल रहे थे, तो उसको हमने 80 किलोमीटर को में बदलने के लिए उन सबका हमने व्हीकल डैमेज फैक्टर निकाल के अलग रख लिया। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल का, वो होता है 365 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई a इंटू डी इंटू एफ। सारे टर्म क्या है मैं बताता हूँ अभी। देखो सबसे पहले तो जिसने ट्रैफिक सर्वे किया, मान लो कि उसने दिसंबर 2018 की बात है, उसने एक स्ट्रेच में, यहाँ बंदा बैठा है, उसने देखा कि कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो गिनना लगातार, और 24 घंटे बाद एक दिन बाद आया और उसने कहा कि आज यहाँ से 100 हैवी कमर्शियल व्हीकल निकले, 100 ट्रक निकले। 100 ट्रक में भी उसने अलग अलग डिवाइड कर दिया होगा, 30 30 और 30 और 10 कुछ ऐसा करके, कि 3 टन के इतने निकले हैं, 5 टन के इतने निकले हैं, 8 टन के इतने निकले हैं और 10 टन के इतने निकले हैं। अब क्या है कि ये जो हमारा 3 टन वाला व्हीकल है वो 30 निकले एक दिन में। अब सपोज हमने 2018 के दिसंबर में ही हमने सर्वे किया था और रोड हमारी कंप्लीट हुई दिसंबर 2020 में, ठीक है। अब 2 साल में तो ये हमारा सपोज ग्रोथ रेट के हिसाब से ये डाटा बढ़ गया होगा, ये सारे व्हीकल्स का कितने नंबर ऑफ काउंट है वो बढ़ जाएंगे। तो हमने क्या किया कि सपोज अगर हमने बोला कि P बराबर, हम सिर्फ 30 टन वाले की बात कर रहे हैं अभी, कि सॉरी 3 टन वाले की बात करेंगे, 3 टन वाले मान लो कि 30 व्हीकल निकले होंगे कभी, दिसंबर 2018 से हमने जब सर्वे किया था, और हमने पर डे कितने व्हीकल निकल रहे थे 3 टन वाले, हमने बताया कि 30 निकल रहे थे, तो P हो गया हमारा 3 व्हीकल्स पर डे, ठीक है। तो हम दिसंबर 2020 में ये नंबर ऑफ व्हीकल कितने होंगे, तो उसके लिए हम निकालते हैं A, वो होगा पहले 30 थे दिसंबर 2018 में और वो किसी रेट से बढ़े और 2 साल में बढ़ गए, यहाँ पर टाइम T। रेट R क्या है हमारा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ व्हीकल,
सपोज 6% ग्रोथ से पर ईयर व्हीकल बढ़ रहे हैं सड़क पे। और टी क्या है, टाइम। यहाँ पर टी क्या है, क्योंकि सड़क हमारी 2 साल बाद कंप्लीट हो रही है, तो सपोज यहाँ पर टी हम रख देंगे 2 और आर लिख देंगे हम यहाँ पर सपोज 6% है तो 0.06। तो कितना हमारे व्हीकल आ जाएगा ये 33.708। अभी इतना ही रखते हैं, 33 व्हीकल पर डे निकल रहे हैं, क्योंकि 2 साल में नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ गए। अब ये जितना भी हमने व्हीकल डाटा निकालना है वो हमने निकाला था पर डे में। हमको हमारा पर्पस क्या है, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकालना पूरे 15 साल के डिज़ाइन लाइफ में। हमने जो अभी ये बताया, हमने ये बताया है कि एक दिन में 33 व्हीकल निकल रहे हैं, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक 3 टन वाले। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करें, पर ईयर में चेंज करें। तो हमने क्या करें, इसमें 365 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम कहीं ए रखेंगे अपना 33.708 और 365 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है, तो हमने इसको पर ईयर में बदल दिया एक तरह से। ठीक है। दूसरी चीज़ आर क्या है, ये रेट ऑफ ग्रोथ जो मैंने नीचे बताया था वही रेट ऑफ ग्रोथ है, या कुछ अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं। अब डिज़ाइन लाइफ 15 साल के लिए हमने मान लिया कि कुछ रेट ऑफ ग्रोथ है, सपोज 0.06 ही मान लिया। यानी अभी तो ये हमें डाटा जो निकाला था सर्वे का वो तो हमने दिसंबर 2020 में निकाला था। 15 साल हमारी डिज़ाइन लाइफ है, इसका मतलब 2035 में जाकर के हमारी सड़क को हम बोलेंगे कि इसकी डिज़ाइन लाइफ कंप्लीट हो गई, अब सड़क आप दूसरी बना दो या इसके ऊपर मेंटेनेंस करके ओवरले चढ़ा दो। कुल मिला के ये हुआ कि 15 साल बाद कितना डाटा कितने व्हीकल्स यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा मकसद तो जानना ये है कि पूरे 15 साल के दौरान कितने व्हीकल्स पास हो गए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि रेट ऑफ ग्रोथ है ये हमारी, इस रेट ऑफ ग्रोथ का मल्टीप्लाई कर दिया -1। ये एक तरह से कोरिलेशन फॉर्मूला होता है। ऐसा करके हम पूरे 15 साल के दौरान कितने व्हीकल निकले ये 3 टन वाले, ये पता करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा n होता है नंबर ऑफ ईयर्स। 15 साल डिज़ाइन लाइफ है तो n बराबर हो जाएगा 15 ईयर्स। ए हमको पता चल ही गया क्या है, डी और एफ क्या है। अच्छा, डी है हमारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और एफ है हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर। देखो हम 3 टन वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो 3 टन वाली गाड़ी का व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा, ये होगा हमारा 8.16, सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 8.16। ये 8.16 क्या था, हमारा स्टैंडर्ड लोड, इसकी पावर 4। देखो क्या निकल के आ रहा है, 0.018। ये निकल के आ रहा है हमारा व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर। इसका मतलब कि अगर 3 टन वाली गाड़ी चलेगी तो ए में तुम इतना मल्टीप्लाई करो 0.018, तो बहुत छोटी सी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी अगर 33 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं 3 टन वाले, तो स्टैंडर्ड एक्सेल कितने पास कर रहे होंगे, हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो निकल के आया 0.615। अब समझ में आया कि ये व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या है। हमने तो ए निकाला था 3 टन वाली गाड़ी के लिए, और हमको जो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकालना है वो हमको निकालना है स्टैंडर्ड एक्सेल का 80 किलो न्यूटन या 8.16 टन के लिए। तो हमने क्या किया कि अपने 3 टन वाली गाड़ी को कन्वर्ट कर दिया व्हीकल डैमेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और व्हीकल डैमेज फैक्टर 3 टन वाली गाड़ी का बहुत छोटा निकल के आया, तो 0.615 ही एक तरह से हमारी इफेक्टिव नंबर ऑफ काउंट हुआ स्टैंडर्ड एक्सेल का। ये डी क्या है, डी है हमारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए ये जो हम क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं पर लेन। लेन तो कई सारी हो सकती हैं, सपोज ये हमारी सिंगल लेन थी और हमको ये सिंगल लेन डिज़ाइन करना है, यानी सपोज 1 वे ट्रैफिक है या 2 वे भी हो सकता है। फिलहाल अभी मान लो कि हमारा 1 वे ट्रैफिक है, यानी एक ही तरफ सारी गाड़ियाँ चल देंगे और यहाँ कोई बंदा होगा जो अपना ट्रैफिक काउंट नोट कर रहा है। तो उसने बताया कि
100 गाड़ियाँ निकली 24 घंटे बाद, तो ये जो हमारा मैंने लिखा था डी, तो ये है हमारा जो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो होता है 1 सिंगल लेन केस के लिए। अब अगर यहीं पर 2 लेन होती गाड़ियाँ ऐसे कुछ करके, लेकिन ये अनडिवाइडेड है। अनडिवाइडेड का मतलब किसी तरह का डिवाइडर नहीं लगा, अनडिवाइडेड हाईवे है और 2 लेन 2 वे रोड है, ऐसे और ऐसे चल रहा है। अब ये बंदा जो यहाँ पर काउंट कर रहा है नंबर ऑफ व्हीकल, वो बताएगा कि आज मैंने 200 हैवी कमर्शियल व्हीकल देखे, या 200, चलो हैवी कमर्शियल व्हीकल हम सिर्फ 3 टन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 टन का लिया था हमने एग्जाम्पल। तो पहले केस में उसने कहा था कि मैंने 100 गाड़ियाँ देखी 3 टन की। अगले दिन जब ये दूसरी सड़क में गया, जब 2 लेन वाली सड़क थी, उसने काउंट किया, उसने कहा कि आज मैंने 3 टन की 200 गाड़ियाँ पास करते हुए देखी। लेकिन ये जो 200 गाड़ियाँ होंगी वो इधर को भी और इधर को भी दोनों को ऐड करके बता रहा है, ठीक है। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि 100 के 100 गाड़ियाँ इसी तरफ से निकल गई और इधर से 0 गाड़ियाँ निकली, या दूसरा चांस ये हो सकता है कि 50 गाड़ियाँ इधर निकली और 50 गाड़ियाँ इधर निकली, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। तो इंडियन कोड क्या कहता है कि जब भी 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे होता है, तो आप ये मान के चलो कि जो भी व्हीकल उसने काउंट किया उसका 50% एक डायरेक्शन से जा रहा होगा और 50% दूसरे डायरेक्शन से जा रहा होगा, और लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तुम कर दो 0.5, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 100 की 100 गाड़ियाँ एक ही लेन से जा रही हैं। तो हमने क्या किया कि लेन में जो हमारे जो ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ अपने व्हीकल है, इसको हमने अकाउंट फॉर किया और ये बोला कि एक लेन से केवल 50 गाड़ियाँ ही जा रही होंगी। तो उन 50 गाड़ियों के लिए आपको डिज़ाइन करना है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमारा 4 लेन हो गया, और इस बंदे ने रात को आकर कहा कि मैंने यहाँ पर 1000 व्हीकल देखे 3 टन वाले पास करते हुए, मतलब कुछ ऐसे व्हीकल इधर की तरफ जा रहे होंगे और हैवी कमर्शियल व्हीकल 3 टन वाले इधर की तरफ भी जा रहे होंगे। तो उसने पूरा 1000 बोल दिया। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 250, 250, 250 और 250 कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे पूरे दिन के दौरान। इसका मतलब यहाँ से 0.25 टाइम्स ऑफ व्हीकल जा रहे हैं पूरे 1000 के, यहाँ भी 0.25 जा रहे हैं। तो हम तो बोलेंगे कि भाई लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ले लो 0.25। अगर वो गिन के आता है कि 1000 व्हीकल पास हो रहे हैं सड़क से, तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया 0.25, यानी एक लेन से 250 व्हीकल पास हो रहे होंगे। बट इंडियन कोड क्या कहता है कि जब भी आप 4 लेन अनडिवाइडेड हाईवे बनाएंगे, तब आप लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को 0.4 ले लेंगे। यानी पहले जब आप बोले थे कि 250 व्हीकल पास हो रहे थे, इसकी जगह पर अब आप बोलेंगे कि 400 व्हीकल पास हो रहे हैं। तो अगर हम 400 व्हीकल के लिए अपनी सड़क को डिज़ाइन करेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा इकोनॉमी, मतलब ज़्यादा सेफ रहेगी, ठीक है। भले अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा सेफ डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर 4 लेन वाला हाईवे तो हमको पता है कि आगे केसेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रक चलने वाले होंगे। अगर हमने 4 लेन अनडिवाइडेड हाईवे बनाया है, तो हम थोड़ा सा उस चीज़ को भी अकाउंट फॉर करते हुए लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बढ़ा करके 0.4 कर देते हैं, ताकि नंबर ऑफ काउंट्स हमारे बढ़ जाए और ट्रैफिक वॉल्यूम हमारा बढ़ जाए। उसके अनुसार हमको थोड़ा थिक रोड बनानी पड़ जाएगी। तो ये हुआ हमारा लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो फिर से देखो फॉर्मूला क्या था, हमको निकालना था क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल। पूरे 15 साल की डिज़ाइन लाइफ के दौरान कितने 80 किलोमीटर के, यानी कि 80 किलोमीटर, यानी हमारा स्टैंडर्ड एक्सल 80 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 8.16 टन। ये हमारा 80 किलोमीटर, या ये सब क्या होता है, रियर एक्सल जो है हमारा, ये और ये, इसका लोड पूरा 80 किलोमीटर, यानी अलग अलग व्हील में 20 किलोमीटर का लोड नीचे लग रहा होगा। खैर, तो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल क्या है, ये जो 80 किलोमीटर का लोड है पूरे 15 साल की डिज़ाइन लाइफ के दौरान कितना पास कर जाएगा हमारे आने वाली सड़क पर या बनने वाली सड़क पर। तो हमने कहा ये है 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाई ट्रैफिक वॉल्यूम पर डे मल्टीप्लाइड बाई लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और व्हीकल डैमेज फैक्टर। जहाँ पर ये था हमारा ए एट द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ये इसको हम P 1 प्लस आर की पावर T ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर P क्या है, जब कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ था उस समय व्हीकल लोड का
व्हीकल काउंट कितना है, वो है हमारा पी। डी क्या था, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो भी हमने ऊपर बताया। इसको हमने यहाँ पर अगर हम 0.25 या 0.4 या 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम उसको जो लेटरल मूवमेंट का डायरेक्शन है हमारे गाड़ियों का, उसको अकाउंट फॉर कर पाएंगे। और एफ क्या था, व्हीकल डैमेज फैक्टर, क्योंकि ये जो व्हीकल है इसका डैमेजिंग इफेक्ट कितना है वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब सपोज कि हमने 3 टन वाली गाड़ी की बात कर रहे थे, तो 3 टन के लिए हमने ए भी निकाल दिया, 3 टन वाली गाड़ी के लिए हमने व्हीकल डैमेज फैक्टर भी निकाल दिया। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो डिपेंड करता है कि हम लेन 2 लेन बना रहे हैं कि 3 लेन बना रहे हैं कि 4 लेन बना रहे हैं। आर क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ। एन क्या है, कितने डिज़ाइन पीरियड है हमारा, 15 साल। और उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल मिल गया। तो ये जो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल हुआ, ये सिर्फ हुआ 3 टन वाला एक क्लास की गाड़ियों के लिए। इसी तरह अलग अलग व्हीकल जो क्लास है उन सब के लिए अलग अलग CSA2 CSA3 क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल ऐसे करके निकल के आ जाएगा। किसमें, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में। तो जो फाइनल क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल क्या होगा, वो हो जाएगा इन सब का समेशन, CSA1 प्लस CSA2 प्लस CSA3 प्लस डॉट 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 डॉट। ये जो CSA होगा वो अपने आप में इंक्लूड कर लेगा हर तरह के क्लास के व्हीकल को। और क्योंकि सारे क्लास के व्हीकल को हमने 80 किलोमीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो एक तरह से ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। और ये हो जाता है हमारा, इसकी यूनिट होती है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में। कितने मिलियन, 80 किलोमीटर के स्टैंडर्ड एक्सेल पास करने वाले हैं 15 साल में। अगर हमको ये MSA एक बार पता चल गया, और अगर हमको ये पता है कि जो जहाँ पर हम सड़क बनाने वाले हैं उसकी सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है, या एक तरह से CBR%, तो हम कुछ चार्ट की मदद से ये बता सकते हैं कि इस सड़क पर कितनी मोटी लेयर्स हमको सब बेस की या बेस कोर्स की या सरफेस कोर्स की बनानी है। कैसे, देखो IRC ने इस तरह करके कुछ चार्ट दे रखे हैं, जिसमें यहाँ रखा है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, और यहाँ पर उसने रखा है थिकनेस ऑफ पेमेंट, और चार्ट में कुछ ऐसे कर्व बने हुए हैं जहाँ पर ये लिखा है कि CBR 2%, CBR 4%, CBR 9%, ऐसे करके खूब सारे कर्व बने हुए हैं। और ये थिकनेस ऑफ पेमेंट, सपोज कहीं यहाँ पर होगा ऐसा 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, ठीक है, थिकनेस ऑफ पेमेंट हो गई हमारी। और यहाँ पर है हमारा मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, ये पूरे डिज़ाइन लाइफ के दौरान कितने व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स उस सड़क से पास करेंगे। अब सपोज आपने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल कुछ निकाल दिया, 6 निकाल दिया आपने, यानी वो जो आपने CSA वाला फॉर्मूला लगाया था पूरा, उन सब में जितने भी CSA1 है CSA2 करके जोड़ करके फाइनल आपने निकाल दिया कि 6 मिलियन स्टैंडर्ड व्हीकल्स पास करेंगे। और सॉइल की सबग्रेड आपको पता ही है कि सपोज 4% है, सॉइल की सबग्रेड स्ट्रेंथ हो गई हमारी 4%, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना थिकनेस ऑफ पेमेंट होगा वो हमको पता चल जाएगा, टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट। लेकिन ये जो थिकनेस ऑफ पेमेंट निकलता है, ये निकलता है हमारी टोटल, यानी ग्रैनुलर सब बेस कोर्स सबको मिला करके, सरफेस कोर्स सबको मिला करके कितना टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट है, ये यहाँ से पता चला। लेकिन अगर हमको निकालना है कि अलग अलग कितना थिकनेस होगी सारी लेयर्स की, उसके लिए IRC ने हमको चार्ट भी दे रखे हैं। उस चार्ट में कुछ ऐसे बना होगा CBR%, और यहाँ बना है हमारा मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, ठीक है। और इधर उसने बता रखा है कि ग्रैनुलर सब बेस कितना होगा, बेस कोर्स कितना होगा, और सरफेस कोर्स कितना होगा, उन सब की थिकनेस कितनी कितनी होगी उसने ये अलग से बता रखा है। तो CBR सपोज हमारा से 2%, 3%, 4%, ऐसे करके हमारा CBR इधर है, और हमने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल निकाल रखा है कितना, सपोज 6। तो उस 6 के करस्पॉन्डिंग ग्रेनुलर सब बेस हमने 210 mm सपोज ऐसा कोई चार्ट में लिखा हुआ है, बेरिंग कोर्स आपको रखना है 200 mm, और सरफेस कोर्स रखना है आपको कुछ 150 mm, कुछ ऐसे करके
टोटल थिकनेस हमारी निकाल के आ जाएगी। तो इस तरह करते हैं हम डिज़ाइन ऑफ पेमेंट विथ CBR मेथड। तो ये CBR मेथड पढ़ के आपको ये तो पता चल गया है कि काफ़ी एम्पिरिकल मेथड है, क्योंकि ये जो चार्ट वगैरह बनाए गए हैं ये सारे बनाए हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। यूनाइटेड स्टेट्स के हाईवे डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा कि जितने भी सड़कें वहाँ पर पहले से बनी हुई थी उन सब पर उन्होंने सैंपल टेस्टिंग की, वहाँ की जितनी भी सॉइल है उन सब पे CBR निकाला, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिया कि अगर आप इतना सब बेस रखेंगे, इतना बेस कोर्स रखेंगे, इतना सरफेस कोर्स रखेंगे तो सफिशिएंटली लॉन्ग आपकी सलाह चल जाएगी। तो एक तरह से ये हमारा एम्पिरिकल मेथड ऑफ डिज़ाइन हो गया। अभी जो लेटेस्ट IRC का 2018 में अपडेशन हुआ है, उन्होंने CBR मेथड तो रखा ही हुआ है, लेकिन साथ में उन्होंने एनालिटिकल मेथड ऑफ डिज़ाइन भी इंक्लूड कर दिया है। इस नए वाले कोड में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो CBR% है वो चार्ट उन्होंने सिर्फ 2% से लेकर के 15% तक CBR के ही उन्होंने चार्ट बनाए, यानी 2%, 3%, 4% करके 15% तक। लेकिन अगर CBR% कहीं पर 20% आ गया तो उसका चार्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी डिज़ाइन आपको एनालिटिकल मेथड से करनी पड़ेगी। इसके अलावा भले ही CBR अगर 6% भी है तो भी आप एनालिटिकल मेथड से, या एनालिटिकल मेथड या कोड ने इसको कुछ मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल मेथड कह रखा है, क्योंकि इसमें भी CBR का यूज़ हो रहा है और CBR एक एम्पिरिकल टेस्ट डिज़ाइन मेथड है। CBR क्या है? एम्पिरिकल मेथड है। तो इसको हम मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल मेथड भी कहते हैं फ्लेक्सिबल डिज़ाइनिंग की। पर्पज़ इसका भी क्या है? इसका एक ही पर्पज़ है कि कितनी थिकनेस है सारे पेमेंट के लेयर्स की, वो हमको पता करना। उसके लिए ये जो एनालिटिकल मेथड है उसके लिए IRC ने एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया है, IIT पेव करके। ये IIT पेव एक सॉफ्टवेयर है जो IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर में एक मिनट, ठीक। तो देखिए, जब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल पेमेंट के फेलियर के बारे में, तो वहाँ पर मैं दो चीज़ें पढ़ी थी। पहला कि फ्लेक्सिबल पेमेंट फटीग स्ट्रेंथ के कारण फेल हो सकता है, और दूसरा रटिंग के कारण। तो अगर हम अपनी डिज़ाइन को इन दोनों चीज़ों के लिए सेफ बना दें तो वो 15 साल तक हमारी रोड चल सकती है। तो IIT पेव सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो हमसे कुछ इनपुट लेता है, उसके बाद एनालाइज करता है, और उसके बाद फाइनली हमको बता देता है कि किस लेयर पे कितना स्ट्रेन आ रहा है। अब जैसे कि ये कुछ हमारी लेयर होंगी, उसमें ये सबसे ऊपर वाली हमारी है सरफेस कोर्स, या जिसको हम कहते हैं बाइंडर कोर्स, और बिटुमिनस कंक्रीट, या एक तरह से सरफेस कोर्स ही बोल दो इसको। इन दोनों का समेशन एक तरह से हमारी बिटुमिनस लेयर है। तो हमारा जो बिटुमिनस लेयर है उसके बॉटम पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन कितना है, वो अगर हमको ये पता चल जाए कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन कितना है, तभी हमको पता चल पाएगा कि यहाँ से क्रैक होगा कि नहीं होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल टेंशन या हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन इतना ज़्यादा हो गया कि इसके अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेन से आगे निकल गया, तो वहाँ पर क्रैक पड़ जाएगा। और एक बार अगर क्रैक पड़ जाता है तो इफ़ेक्टिव थिकनेस हमारी ये बिटुमिनस लेयर की कम हो जाएगी, और ये क्रैक प्रोपागेट होकर के ऊपर तक आ जाता है। तो ये जो IIT पेव सॉफ्टवेयर है वो करता क्या है कि हर पॉइंट पर या हर लेयर के नीचे ये हमको इस तरह स्ट्रेन प्रोवाइड कर देता है बेस्ड ऑन इनपुट डाटा। इनपुट डाटा क्या अभी बताएंगे। हमको अगर अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट को फटीग से सेफ बनाना है, या इसकी फटीग स्ट्रेंथ, या एक तरह से कहेंगे कि फटीग क्राइटेरिया के अनुसार हमारी पेमेंट की डिज़ाइन सेफ हो,
उसके लिए ज़रूरत है कि बिटुमिनस लेयर के जस्ट बॉटम पे हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन अलाउेबल से कम होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हमको अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट को रटिंग से सेफ बनाना है, रटिंग मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन आ जाता है जो सड़क के ऊपर, वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो सबग्रेड है उसमें डिप्रेशन आ गया, प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया, यानी उस पर जो वर्टिकल स्ट्रेन इतना ज़्यादा हो गया कि हमेशा के लिए हमारी सॉइल नीचे के लिए नीचे दब गई। तो IITPS सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये वर्टिकल स्ट्रेन सबग्रेड के टॉप लेयर पर कितना होगा वो भी बता देता है, और हमको इससे भी कंपेयर करना होगा कि अलाउबल वर्टिकल स्ट्रेन से कम हो गया तो अच्छी बात है, सबग्रेड प्लास्टिकली नहीं दबेगा और सरफेस पे किसी भी तरह की रटिंग नहीं आएगी। तो उसके लिए IITPS सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इनपुट डाटा में हमसे मांगेगा कि जितनी सारी लेयर्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ बताओ, जैसे कि क्या होगा इसका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, और क्या है इसका पॉइजंस रेशियो, ठीक है। इसी तरह इस लेयर का भी मॉडुलस रेजिलियंस पॉइजंस रेशियो क्या है, इस लेयर का भी क्या है, ठीक है। और ये जो हमारी सॉइल है इस लेयर का भी मॉडुलस रेजिलियंस क्या है, पॉइजंस रेशियो क्या है, CBR क्या है, ठीक है, और कितना मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल कितना है। इन सारे इनपुट डाटा को लेता है और उसके बाद एनालाइज करके बता देता है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन कुछ इतना आएगा 0.00138, ठीक है। यहाँ पर हमको चाहिए सबग्रेड पे वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना आ रहा है, तो सपोज वो कुछ बता देगा हमको 0.00539 वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छा, जब मैंने ये बताया था कि उसको चाहिए सारी प्रॉपर्टीज़ इनपुट में जितनी भी लेयर बिछा रहे हैं, तो उसमें भी उसको थिकनेस भी चाहिए कि आखिर थिकनेस कितनी बिछा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से रैंडमली कुछ भी थिकनेस अपने अनुसार डाल देंगे कि सरफेस कोर्स इतना है और बेस कोर्स, अब बेस कोर्स इतना इतना मोटा हमने बिछा रखा है, तब बताओ कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन कितना आएगा। तो इस तरह करके इनपुट में हम क्या क्या रखेंगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, हर लेयर का मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, एक तरह से जैसे इलास्टिक मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा था सोम में, इलास्टिक मॉडुलस ई। इलास्टिक मॉडुलस ई क्या पता करता था कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा स्टिफ है, जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा मतलब वो मटेरियल ज़्यादा स्टिफ होगा, उसको स्ट्रेन देने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं दो तरह के मटेरियल बताऊँ, यहाँ मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाता हूँ। अगर मैं स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ ऐसा आता है, ऐसा करके यहाँ पर फेलियर वगैरह आएगा और ऐसा बढ़ जाएगा। कुल मिला के ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या दे रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दे रहा है, और इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ई। जितना ज़्यादा मटेरियल का ई होगा उसका मतलब सेम स्ट्रेन देने के लिए उतना ज़्यादा हमको स्ट्रेस देना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलस बनाऊँ तो कुछ ऐसे निकल के आता है, ये हमारी रबर है, इसका मतलब रबर में तुमको अगर सेम स्ट्रेन देना है जो स्टील को दे रहे थे, तुमको बहुत ही कम स्ट्रेस देना पड़ेगा, बहुत ही कम फोर्स पर रबर हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। तो जो रबर का इलास्टिक मॉडुलस होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील, तो आप बोलेंगे कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि स्टील का इलास्टिक मॉडुलस हाई है, रबर का इलास्टिक मॉडुलस कम है, इसलिए रबर हमारी कम इलास्टिक है। इलास्टिक मॉडुलस कम है इसका मतलब कि वो ज़्यादा स्टिफ नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्टिफ नहीं है इसका मतलब कि थोड़ा सा ही हमको कुछ भी स्ट्रेन देने के लिए हमको थोड़ा सा ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो IITPS सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, अच्छा मैं ये बताता हूँ, इलास्टिक मॉडुलस की तरह ही हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी एक तरह से स्टिफनेस बताता है, जो भी लेयर्स होती है हमारी पेमेंट लेयर, जितना ज़्यादा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होगा वो लेयर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टिफ होगी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जितना ज़्यादा होगा मटेरियल उतना स्टिफ होगा। तो IITPS सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कितना है हर लेयर का। अब अगर हम IITPS सॉफ्टवेयर में मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ज़्यादा रखेंगे किसी पेमेंट का, तो वो क्या करेगा, बेंड कम होगा, मटेरियल ज़्यादा स्टिफ होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन वो कम दिखाएगा। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अगर हम ज़्यादा रखेंगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस अगर हम कम रखेंगे तो
इसका मतलब कि हम सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि जो हम लेयर बिछा रहे हैं वो सॉफ्ट है, ज़्यादा स्टिफ नहीं है। तो वो क्या करेगा, एनालाइज करके नीचे का जो स्ट्रेन है यहाँ पर, उस स्ट्रेन को वो ज़्यादा दिखा देगा। तो इसलिए जो IIT सॉफ्टवेयर में हमारा कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं, सॉफ्टवेयर उस इनपुट पैरामीटर्स को एनालाइज करता है बेस्ड ऑन आइसोट्रॉपिक एंड इलास्टिक मीडियम, और वो हमको बता देता है कि हर पॉइंट में स्ट्रेन कितना होगा, और उस स्ट्रेन को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने अलाउेबल स्ट्रेन के साथ। अगर वो स्ट्रेन हमारा सेफ है तो हम कह देंगे ठीक है भाई, इतनी इतनी थिकनेस जो हमने ट्रायल रखी थी वो वही यूज़ कर लो। और अगर ये स्ट्रेन हमारा कम निकल के ज़्यादा निकल के आ जा रहा है और अलाउेबल हमारा स्ट्रेन कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस थिकनेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, थिकनेस को बढ़ाएंगे। तो सपोज अगर हमने कभी पहले 150 mm का मैंने बोला था कि बिटुमिनस लेयर डालो, 210 का बेस कोर्स डालो और 160 mm का सब बेस कोर्स डालो, और उससे हमने स्ट्रेन निकाला, तो ये स्ट्रेन निकला कुछ इतना, और हमारे वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन सबग्रेड में कुछ निकला इतना। अगर ये हमारे अलाउेबल से ज़्यादा निकल गया तो हम क्या करेंगे, इस थिकनेस को बढ़ा करके 160 कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर ये भी ज़्यादा निकल गया तो हम क्या करेंगे, बाकी जो ऊपर के लेयर हो उनको और बढ़ा देंगे। इसको 210 की जगह पर इसको हम 220 कर देंगे या 180 कर देंगे। उसके बाद फिर से निकालेंगे कि कितना स्ट्रेन निकल के आ रहा है दोनों पॉइंट पर। अगर वो स्ट्रेन कम निकल के आ गया तब हम बोल देंगे कितना सेफ है, और यही वाली जो वैल्यू है इसको प्रोवाइड कर दो। तो ये कुछ होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग। पेमेंट डिज़ाइन से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द ट्रैफिक स्टडीज एंड एक्सेल लोड डिस्ट्रीब्यूशन studies carried out during project preparation for 2-lane 2-way road are 5,600 commercial vehicles per day with rear axle load in range of 2,500 to 3,500 kg and growth rate of 6.5% annum. और दूसरा है 2,400 commercial vehicles with rear axle load of in the range of 11,000 to 13,000 kilogram and growth rate of 4.5%. और क्या कह रहा है कि द रोड पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर दिस स्टडी, एंड द फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रक्चर इज टू बी डिजाइंड फॉर ए लाइफ ऑफ 15 years. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ CSA यानी क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल फॉर डिज़ाइन। यानी इस वाले न्यूमेरिकल में हमसे वो क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल निकलवाना चाहता है, क्योंकि अगर हमको थिकनेस या पेमेंट डिज़ाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती थी, क्या क्या, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल और दूसरा CBR परसेंटेज कितना है। अगर हमको सॉइल का CBR परसेंट पता हो और ट्रैफिक वॉल्यूम CSA के टर्म्स में पता हो, तब हम निकाल सकते थे कि जितनी भी लेयर्स हैं तक की थिकनेस कितनी होगी। तो इस वाले न्यूमेरिकल में हम निकालते हैं कि क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या हुआ करता था हमारा CSA का, 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 + r⁻n - 1 डिवाइड बाई R इंटू A, D और F। सारे टर्म्स तो आपको पता ही है। सबसे पहले देखते हैं कि इसने दो क्लास में कमर्शियल व्हीकल्स को डिवाइड कर दिया। पहले तो कि ट्रैफिक इसने स्टडी की और उसने एक क्लास के व्हीकल बोला है 2000 से 500 से 3500 kg के हैं, जो उनका रियर एक्सल यानी पीछे का एक्सल का है उसका लोड, और दूसरा क्लास ऑफ व्हीकल है जिसका रियर एक्सल लोड है 11,000 से 13,000 किलोग्राम। इस क्लास के जो व्हीकल हैं वो 5,600 व्हीकल उसने गिने हैं पर डे, ठीक है, और इस क्लास के व्हीकल उसने गिने हैं 2,400 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे। दोनों की ग्रेथ रोड भी अलग अलग है, ये 6.5% से बढ़ते हैं ये व्हीकल्स पर ईयर और ये 4.5% से बढ़ते हैं। तो हमको निकालना है कि CSA कितना होगा। तो यानी इसके दो पार्ट होंगे। सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाला है 2,500 से लेकर के 3,500 किलोग्राम के जो व्हीकल हैं, इनको हमने सपोज बोल दिया क्लास 1। इन व्हीकल्स के लिए क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल की वैल्यू क्या होगी। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल पता ही है आपको कि पूरे डिज़ाइन लाइफ के दौरान एक स्टैंडर्ड एक्सेल कितने रिपीटिशन कर जाएगा उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। तो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हैं, उनको हमें बदलना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड एक्सेल यानी 80 किलो न्यूटन के एक्सेल के द्वारा के रूप में। कैसे, ये है हमारा F कटर, इक्विवेलेंट एक्सल व्हील लोड या व्हीकल डैमेज फैक्टर का मल्टीप्लाई करके हमने सारे
उस क्लास के व्हीकल को हम बदल देंगे 80 किलोमीटर में। अब पहला सबसे पहले वाला है हमारा 5600 व्हीकल है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि P है हमारा 5600 कमर्शियल व्हीकल है। मैंने इसको P इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये जो स्टडी की गई है वो की गई है कब, स्टडीड कैरीड आउट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ठीक है। जब हमारा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं या DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तब की बात है। और जो हमारा रोड पेमेंट है इज एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर दिस स्टडी, यानी कि जब इन्होंने ये ट्रैफिक स्टडी की है इसके 3 साल बाद हमारा जाकर के वो रोड कंप्लीट होगी। तो हमको ये देखना है कि सबसे पहले कि जिस समय रोड जस्ट कंप्लीट हुई और ट्रैफिक के लिए ओपन हो गई उस समय वहाँ पर व्हीकल्स पर डे कितना हो रहा है। तो हमको ए निकालना पड़ेगा, वो होगा 3 साल पहले जो स्टडी की है व्हीकल इंटू 1 + r⁻t। यहाँ पर r क्या है, ग्रोथ रेट, और t क्या है, 3 साल बाद हमको देखना है कि कितना व्हीकल होंगे। 5600 1 प्लस, अब ये क्लास 1 के व्हीकल 6.5% के रेट से बढ़ते हैं डेली हर साल, 0.065 हमको 3 साल बाद देखना है। 3 कितना आया, 6764.51, ठीक है। ये हमारा ए की वैल्यू। अब इस कमर्शियल व्हीकल का लोड कितना है, ये है हमारा 2,500 से 3,500 के, इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 3,000 किलोग्राम। लोड इज इक्वल टू 3000 kg, या इसको हम 3 टन भी बोलते हैं। हमारा स्टैंडर्ड लोड कितना होता है, 80 किलो न्यूटन, इसको टन में बदलेंगे तो निकल के आता है 8.16 टन। तो हमने व्हीकल डैमेज फैक्टर निकाल दिया F, ये होगा 3 टन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड, 4th पावर लॉ फॉलो करता है 4। (0.01826), ये है व्हीकल डैमेज फैक्टर, ठीक है। देखो यानी 3 टन का जो लोड है वो 0.018 टाइम्स ऑफ हमारे स्टैंडर्ड लोड के बराबर ये डैमेजिंग इफेक्ट है इसका। अच्छा, तो इसके लिए क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल कितना होगा, हमने CS-A1 लिख दिया, 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट है 0.065 का, इसकी पावर n यहाँ पर क्या होता है, डिज़ाइन लाइफ, कितने साल तक के लिए हम बना रहे हैं रोड। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 साल की डिज़ाइन लाइफ है, डिवाइड बाई 0.065 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना निकाला हमने, 6764.51 मल्टीप्लाइड बाई डी क्या होता है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि किस टाइप की सड़क है। अब ये हमारी 2 लेन 2 वे रोड है, ठीक है। 2 लेन 2 वे रोड का मतलब कुछ सपोज अगर मैं यहाँ बना दूँ तो ऐसी सड़क है, ये इधर के डायरेक्शन पे होगा और ये इधर के डायरेक्शन पे होगा। अब 2 लेन 2 वे है, इसका मतलब कि जो व्हीकल की इसने स्टडी की है वो उसने बोथ डायरेक्शन पे किया है, और हमको निकालना है केवल सिंगल लेन पे कितने व्हीकल चल रहे हैं। तो हमने 0.5 होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2 लेन 2 वे रोड का। अच्छा, ये अलग अलग लेन के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बताऊँ कि 2 लेन 2 वे के लिए 0.5 और 4 लेन के लिए कितना होगा 0.4, ये हो गया हमारा अनडिवाइडेड हाईवे के लिए। अगर हमने यहीं पर डिवाइडेड हाईवे बना दिया तो क्या होगा, डिवाइडेड हाईवे का मतलब हुआ कि डिवाइडर के दोनों तरफ अलग अलग कैरिज वे हैं, तो कुछ यहाँ पर डिवाइडर लगा होगा। ये हमारा 2 लेन डुअल कैरिजवे डिवाइडेड हाईवे, डुअल कैरिजवे डिवाइडेड हाईवे। ये जो डायग्राम बना है वो है हमारा 2 लेन 2 वे का। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन,
इसके लिए हमारा होता है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.75। लेकिन यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि इस तरह के जो डिवाइडेड हाईवे है उसकी ट्रैफिक स्टडी डायरेक्शनल स्टडी होती है, यानी कि ऐसे सिर्फ इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी अगर उसने ट्रैफिक स्टडी में क्वेश्चन में बोल दिया कि 5000 व्हीकल्स पर डे हैं और हम डिवाइडेड हाईवे पे सर्विस स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल व्हीकल कितना हुआ एक रोड में 2500, तो हम बोलेंगे कि 2500 व्हीकल इधर से ट्रैवल कर रहे हैं। अब इस 2500 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 का, तो हमको पता चलेगा कि इस लेन पर कितने व्हीकल होंगे, या इस लेन के डिज़ाइन के लिए हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डुअल कैरी जो है डिवाइडेड हाईवे 3 लेन 2 वे, उसके लिए अलग होता है, कुछ 0.6 या 0.65 होता है। और इसी तरह हमारा 4 लेन 2 वे, उसके लिए हमारा कुछ 0.4 होता है। ये खैर आप कोड से देख लेंगे, IRC 37 कोड में लिखा हुआ है सब कुछ। कुल मिला के जो हमारा अभी केस है वो है 2 लेन 2 वे। अब कुछ तो डिवाइडेड के बारे में बात कर नहीं रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि अनडिवाइडेड हाईवे है। अब अनडिवाइडेड हाईवे है तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है 0.5। ठीक है, तो 0.5 और हमारा ये है व्हीकल डैमेज फैक्टर 0.01826। कितने मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल आ गया? फाइव 5123.9248। ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन है। इसको मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 10⁶, तो ये आ जाएगा 0.5451 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। अब यानी ये हमारे सिर्फ एक क्लास के व्हीकल के लिए कितने क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल है वो निकल के आया। सेकंड क्लास के लिए भी हम इसी तरह CS-A2 निकालते हैं, तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। अच्छा, दूसरे क्लास का जो व्हीकल है, एक तो सबसे पहले नंबर ऑफ व्हीकल है 2400 और इसका एवरेज हो जाएगा हमारा 12000 kg यानी 12 टन। ग्रोथ रेट है 4.5%, तो इसके लिए निकालते हैं CS-A2। 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.0 सॉरी 1 प्लस 0.045 की पावर 15 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर कितना है इस गाड़ी के लिए 0.045 ग्रोथ रेट मल्टीप्लाइड बाई A2 D2 F2। A2 कितना है P2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर की पावर 3। आर यहाँ पर है 0.045 इस क्लास के व्हीकल के लिए 0.045 की पावर 3। P2 कितना है 2400 व्हीकल्स, तो ये निकल के आता है हमारा A2। 2738.79, यानी जब रोड हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो 27 से 38 व्हीकल ट्रैवल करेंगे। अच्छा, अब हम निकालेंगे D2 क्या है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो 0.5 ही रहेगा हमेशा। F2 निकालना पड़ेगा हमारा। F2 हो जाएगा व्हीकल डैमेज फैक्टर, कितने टन का व्हीकल है 12 टन का, स्टैंडर्ड कितना होता है 8.16 टन, इसकी पावर 4। 4.677, ये है हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो CS-A2 क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल फॉर सेकंड व्हीकल 365, ये डायरेक्टली यहाँ पर देते हैं, ये हो गया हमारा कितना 2738.79 और F2 रख देंगे हम यहाँ पर
4.677। तो देखो कितना CSA2 निकल के आ रहा है। ये निकल के आया 48586905.57। 10⁶ से डिवाइड कर दो, 48.586 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। तो CSA1 था हमारा 0.5451। और दूसरे क्लास के व्हीकल का मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल निकल के आया है 48.586। तो फाइनल क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल कितना हो जाएगा ट्रैफिक स्टडीज के द्वारा? दोनों का समेशन 48.586 प्लस 0.5451, 49.13 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, यहाँ से देखने पे ये तो पता चल रहा है हमको कि देखो CSA1 0.5 है और CSA2 लगभग 48-49 है। इसका मतलब भले ही इसमें हमने ट्रैफिक वॉल्यूम में 3 टन के 5600 व्हीकल गिने थे और 1200 के हमारे 2400 व्हीकल थे, कम थे, लगभग आधे थे, आधे से भी कम। उस केस में भी इनका डैमेजिंग इफेक्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है? एक केवल 0.54 टाइम्स होता है हमारा स्टैंडर्ड एक्सेल का और एक है 48 टाइम्स। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी सड़कें हैं वो तब टूटती हैं जब हैवी कमर्शियल व्हीकल, और वो भी ज़्यादा लोड वाले ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। छोटे जो कम लोड वाले व्हीकल हैं उनका इफेक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। खैर, ये था हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं CBR से रिलेटेड। The CBR value is determined for a particular stretch of 10 km. After every kilometer, the CBR value is determined for a particular stretch of 10 km after every kilometer, यानी हर किलोमीटर बाद हमने ये वैल्यू निकाली है। The values are 6, 9, 12 something this. Find the design CBR value. तो हमसे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसे सड़कों को बनानी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसने 10 किलोमीटर का कोई स्ट्रेच है, वहाँ पर सॉइल अलग तरह की है, मतलब कि सॉइल का क्लासिफिकेशन अलग है और एक ही तरह का क्लासिफिकेशन है। क्योंकि पता है कि सपोज यहाँ लखनऊ से लेकर के अगर दिल्ली तक कोई रोड बनानी है तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल मिलेगी। तो हम क्या करते हैं कि उन स्ट्रेचेस को पहले ही क्लासीफाई करते थे जहाँ पर सेम तरह की सॉइल रहती है। अब सपोज ने ये कहा कि ये जो 10 किलोमीटर का कोई स्ट्रेच है वहाँ पर सेम क्लासिफिकेशन की सॉइल है, मतलब सॉइल जो है उसका प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो इसका मतलब इस स्ट्रेच में जो भी CBR वैल्यू आएगा वो लगभग सेम आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर लोम सॉइल है, यानी सैंड और क्ले का मिक्सचर है, और यहाँ पर कहीं एग्रीगेट और हैवी स्टोन सॉइल है, यहाँ पर कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो हमको ये पता है कि अलग अलग क्लासिफिकेशन वाली सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। और ये जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पर जो सॉइल है वो किसी एक क्लासिफिकेशन की है, तो वहाँ पर CBR वैल्यू लगभग सेम ही होगी। तो इस 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को चुना है और ये कहा है कि हर किलोमीटर में आफ्टर एवरी किलोमीटर हमने क्या किया है, सॉइल का सैंपल निकाला है। यानी अगर हम इसको जूम कर दें इस स्ट्रेच को, तो ये कुछ सपोज 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और इसने हर किलोमीटर में एक वैल्यू निकाली है। यानी सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर। तो टोटल हमको कितने सॉइल सैंपल की जरूरत पड़ गई? 11। अगर हम तो गिने तो 11 हो गया। तो उसने ये वही 11 सैंपल हमको दे दिए और कहा कि अब CBR वैल्यू डिज़ाइन करो। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है कि आप सारे CBR वैल्यू हर पर्टिकुलर स्ट्रेच के निकालेंगे और उसके बाद जो 90th परसेंटाइल CBR वैल्यू होगी उसको आप एज ए डिज़ाइन CBR रिपोर्ट करेंगे। 90th परसेंटाइल CBR का मतलब वो CBR वैल्यू जिसकी रिलायबिलिटी 90% हो।
ये क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सपोज जैसे आपने कभी कोई जैसे एग्ज़ाम दिया, फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम था कुछ 600 मार्क्स का, और मैंने आपसे पूछा कि क्या रिलायबिलिटी है कि तुम्हारे 600 में 600 मार्क्स आ जाएंगे, तो तुम बोलोगे कि बहुत ही कम रिलायबिलिटी है, लगभग निगेजिबल 0% रिलायबल है कि मेरे 600 में 600 आ जाएंगे। और मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या रिलायबिलिटी है कि तुम्हारे 90 सॉरी 560 मार्क्स आ जाएंगे 600 में, तो तुम कहोगे कि मैं लगभग 10% श्योर हूँ कि 560 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि 10% रिलायबिलिटी है कि 560 के ऊपर मार्क्स होंगे। फिर मैं तुमसे पूछूँ कि क्या रिलायबिलिटी है कि तुम्हारे 0 मार्क्स आएंगे, या सॉरी कम से कम 0 आ जाएंगे, 0 या 0 से ऊपर आ जाएं, तो तुम कहोगे ये मैं 100% श्योर हूँ। यानी 100% रिलायबिलिटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि मेरे मार्क्स 100 से 0 से तो ऊपर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिख के आया हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू या मिनिमम मार्क्स की वैल्यू जैसे जैसे आप घटाते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिलायबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। आप 100% रिलायबल हैं कि मेरे मार्क्स 0 से तो ज़्यादा हैं, और लगभग 0% रिलायबल हैं कि मेरे मार्क्स 600 के 600 आ रहे हैं। तो इसी तरह सॉइल के केस में 90th CBR का मतलब ये है कि वो CBR वैल्यू बताओ कि वो 90% रिलायबल है कि बाकी CBR की वैल्यू इससे ज़्यादा ही होंगी। चलिए इसको निकालते कैसे हैं, इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो वैल्यू है इनकी हम टेबल बना लेंगे और उनको हम दे देते हैं रैंक, और उसके बाद अगला कॉलम रहता है, इसमें लिखते हैं हम परसेंटेज इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस CBR वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है इसको हम रखते हैं बड़े से छोटे के क्रम पे, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू निकली कुछ 11 सैंपल से हमारे हर किलोमीटर में खेत में उठाए थे। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है देखो वो ये है 12, यानी एक सैंपल ने 12 CBR दे दिया। तो अगर हम 12 के हिसाब से डिज़ाइन कर देंगे तब तो हम मानेंगे कि हमारी सॉइल बहुत अच्छी है और हम कम पेमेंट थिकनेस देने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम बाकी सैंपल्स पर नज़र डालें तो वो है 6, 9, 7, 8, 7, 10 सब कम की वैल्यू निकल के आ रही हैं। तो 12 को हम एज ए डिज़ाइन CBR रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े से छोटे क्रम पर रखते हैं। तो सबसे ऊपर आता है हमारा 12, फिर है 11, 11 के 2 सैंपल, तो 11 11 2 बार लिख दिया, फिर 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7 और 6। थोड़ा सा मुझे 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, ये हमारे CBR वैल्यूज। 12 को हमने दे दिया रैंक 1, 11 को हमने दिया रैंक 2, फिर 11 आ गया तो इसको हम रैंक 3 नहीं दे सकते, या 2 और 3, अब क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वाली हायर रैंक होती है हम वो देते हैं। तो इसको मैंने दे दिया 2 और 3, तो हमने 3 दे दिया। इसके बाद इसको हम देंगे अगर 4, तो इसको 5 देना पड़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि 4 हटाओ, केवल 5 दो, जो बड़ी वाली रैंक होती है वो देते हैं। इसको 6, इसको 7, तो दोनों 9 9 हैं, तो 6 वाली हटाओ, केवल 7, ये तो एक ही है तो 8। फिर अगर हम इसको 9 देंगे तो अगले वाले को 10 देना पड़ेगा, तो हमने इसको 10 ही दे दिया। और ये जो 6 है वो हो गया हमारे 11, इसके रैंक आ गए 11, 11 ही सैंपल थे। अब परसेंटेज इक्वल टू और ग्रेटर देन जो हमारी रैंक है 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल, कितने थे 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना निकल के आया 9.1%। यानी ये क्या था, परसेंटेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 12 CBR वैल्यू से ज़्यादा कितने 12% CBR की वैल्यू या उससे ज़्यादा हमारे कितने सैंपल निकल के आए, तो हम कहेंगे केवल 9% सैंपल है जो 12 से ऊपर है। क्यों? क्योंकि एक ही सैंपल है खुद ही, वही सिर्फ 10% अपना लोड ले ले रहा है।
इसी तरह 11 वाला का हम क्या लिखेंगे, इसकी रैंक है 3 डिवाइडेड बाई 11 नंबर ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये निकल के आएगा 27.3%। 10 वाली वैल्यू निकल के आएगी, 5 रैंक थी, 11 100 से मल्टीप्लाई, ये निकल के आएगा 45.4%। ये निकल के आएगा 7 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, ये निकल के आएगा 63.6%। ये वाला क्या होगा, 8 बाई 11, ये हो जाएगा 72.7%। 10 वाला होगा 10 बाई 11 इंटू 100 बराबर 90.9%। और सबसे नीचे वाले की रिलायबिलिटी कितनी होगी, 11 बाई 11 इंटू 100, दैट इज़ 100%। इसका मतलब जैसे हमने 100% लिखा, इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू सी बी आर की वैल्यू, तो 6 सी बी आर वैल्यू 6 या उससे ज़्यादा होने की रिलायबिलिटी कितनी है, 100%, क्योंकि सारे सैंपल आप देख रहे हैं जैसे बड़े हैं। तो जो कोड क्या कहता है, कोड कहता है कि आपको 90th सी बी आर वैल्यू लेके चलनी है डिज़ाइन में। 90 सी बी आर वैल्यू, जैसे यहाँ पर 90% निकला, 90% सी बी आर वैल्यू 7 की है, तो हम कहेंगे कि डिज़ाइन सी बी आर इज इक्वल टू 7, क्योंकि जो 7 वाला ही हमको 90% की रिलायबिलिटी दे रहा है। 90% चांसेस हैं कि बाकी टेस्ट रिजल्ट 7 या 7 से ऊपर तो होंगे ही। तो हमने क्या किया, एक तरह से लोअर वैल्यू उठाई है अपने डिज़ाइन के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल डिज़ाइन कर सकें। तो इसलिए सी बी आर वैल्यू हो गया हमारी 7%, हमने रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैंने कहूँ कि आपको ट्रैफिक वॉल्यूम पता चल गया सी एस ए, और आपको पता चल गया कि सी बी आर परसेंट कितना है, तो बताओ कि पेमेंट की थिकनेस कितनी होगी अलग अलग लेयर्स की। ये एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है कि डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो सी एस ए वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, 49 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और सी बी आर परसेंट निकल के आया 7%। तो थिकनेस कितनी होगी अलग अलग लेयर की, इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर जो आई आर सी का टेबल है वो बना के रखा हुआ है। देखो 7% हमारी सी बी आर परसेंट के लिए पेमेंट थिकनेस वाई एक्सेस में लिखा हुआ है इन mm, और ट्रैफिक इन मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल हमारा एक्स एक्सेस में लिखा हुआ है। अब देखो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल हमारा निकल के आया था 49 पॉइंट समथिंग, यानी 50 के आसपास, 50 के आसपास हमारा हो गया मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। और सी बी आर परसेंट मैंने कल 7% वाला टेबल बनाया है। तो अब यहाँ पर देख लो कि 230 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रैनुलर सब बेस, ये वाला जो राइट हैंड से आप थर्ड वाली चार्ट देखो, थर्ड वाला ये ग्राफ देखो, तो इसमें आपको दिखेगा कि 230, 250, 100 और 40, ये है हमारी पेमेंट की थिकनेस। कौन कौन है ये 200, ग्रैनुलर सब बेस सबसे नीचे आया है, तो देखो नीचे लिखा हुआ है नोटेशन में, GSB 230 होना चाहिए, ग्रैनुलर बेस 250 होना चाहिए, और ये हमारा डेंस बिटुमिन मैकडम ये होना चाहिए 100, और बिटुमिनस कंक्रीट वो होना चाहिए 40। तो हमको पता चल गया कि टोटल कितनी थिकनेस रिक्वायरमेंट है अलग अलग लेयर्स की। ऐसे हम करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग।